हेलो गाइस, क्या आपको पता है कि आपके जॉब अप्लाई करने से लेके आपके सिलेक्शन होने या ना होने तक आपका रिज्यूमे 3 बार चेक होता है और हर बार अलग तरीके से चेक किया जाता है, उसका अलग से इंप्रेशन भी पड़ता है। इसीलिए ये हमारे तीनों पॉइंट्स एक की पॉइंट रहेंगे इस वीडियो का। बट उससे पहले एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि हम लोग रिज्यूमे के टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना क्यों रहे हैं। हमारे पास और भी तो बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग और रिलेटेड टू कोडिंग एंड अदर स्किल्स। रीज़न ये है कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि आपकी जॉब रिज्यूमे के ऊपर एक्चुअली डिपेंड ही नहीं करती। आपके स्किल सेट के ऊपर, आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर, आपको कितनी नॉलेज है उसके ऊपर, आपके कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, इवन कि कंपनी को कितनी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उसके ऊपर डिपेंड करता है। रिज्यूमे को लोग बेसिकली लास्ट में कंसीडर करते हैं कि सबसे लास्ट में रखेंगे इसको, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। आप लोग रिज्यूमे के सबसे लास्ट में नहीं रख सकते। डेफिनेटली आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपके प्रोजेक्ट डेफिनेटली मैटर करते हैं, लेकिन रिज्यूमे इतना कम मैटर नहीं करता जितना इसको अंडररेटेड समझा जाता है। सबसे पहले मैं आपको 3 पॉइंट्स बताता हूँ जहाँ पे आपका रिज्यूमे फिल्टर होता है। बाद में वीडियो के लास्ट के अंदर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस टाइम आपको जॉब अप्लाई करनी चाहिए जिसके अंदर आपके हाईएस्ट चांस बनते हैं आपकी जॉब लगने के। और कुछ रिज्यूमे के सैंपल भी मैं आपको दिखाऊंगा जिससे कि आप लोग प्रेडिक्ट कर सकें कि आपको क्या क्या चीज़ें हटानी है रिज्यूमे से और क्या क्या चीज़ें रखनी है और किस तरीके से चीज़ें रखनी है। हमें डेफिनेटली पता है कि हमें हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखना है, हमारी स्किल के बारे में लिखना है, समरी लिखनी है और हमें कितना एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। बट कुछ लोग उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते कि हमें स्किल कहाँ पे मेंशन करनी है, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स कहाँ पे मेंशन करनी है, प्रोजेक्ट डिटेल्स कहाँ पे होनी चाहिए। जब रिज्यूम इंटरव्यू लेने वाला आपका रिज्यूमे चेक करता है तो सबसे पहले वो क्या चीज़ चेक करता है, राइट। इन्हीं सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। बट पहला पॉइंट ये आता है कि वो कौन कौन सी 3 जगह हैं जहाँ पे हमारा रिज्यूमे चेक होता है। पहला, आपका जॉब पोर्टल। आज के दिन में 80 to 90% जॉब्स ऑनलाइन ही अप्लाई होती हैं। इवन अगर मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो अराउंड 95% से ज़्यादा जो जॉब्स होती हैं ऑनलाइन ही अप्लाई होते हैं। इवन आपका जो प्लेसमेंट है वो कैंपस से ना हुआ हो। अगर आपके कॉलेज के अंदर कंपनीज आई हैं तो हो सकता है कि आप लोग हार्ड कॉपी भेजो सबसे पहले। अदरवाइज सबसे ज़्यादा चांसेस यही रहते हैं कि आप लोग पहले सॉफ्ट कॉपी अपलोड करते हो, राइट। तो सबसे पहला जो फिल्टर लगाता है वो लगाता है आपका जॉब पोर्टल। इंडिया के अंदर Naukri.com, टाइम्स जॉब और मॉन्स्टर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। और आई एम श्योर पाकिस्तान, नेपाल और हम लोग कह सकते हैं बांग्लादेश के अंदर, इन कंट्रीज़ के अंदर भी अपने अपने जॉब पोर्टल्स डेफिनेटली होंगे। होता क्या है कि जब भी हम लोग एक रिज्यूमे अपलोड करते हैं तो कई बार उसके अंदर हम लोग प्रॉपर डिटेल्स फिल नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा जो रिज्यूमे है वो सर्च के अंदर ही नहीं आता। इवन आपके स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं, आपको नॉलेज है प्रॉपर, जो उनको चाहिए वो आपके पास सब कुछ है। आप एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है, सैलरी के हिसाब से या फिर नॉलेज के हिसाब से, स्किल के हिसाब से सब कुछ प्रॉपरली मैच बैठेगा। बट हो सकता है कि आपने रिज्यूमे इस तरीके से ना बनाया हो, बिकॉज लाखों रिज्यूमे होते हैं, लाखों नहीं होते तो एटलीस्ट थाउजेंड्स तो होते ही हैं, तो उनके अंदर आपका रिज्यूमे कहीं नीचे दब के रह जाता है। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं हम लोग देखेंगे कि आपका रिज्यूमे ऊपर आ जाए। पहली चीज़ ये। सेकंड चीज़ जहाँ पे आपका रिज्यूमे फिल्टर होता है वो एचआर जब एक रिज्यूमे देखता है ना, वो एक नॉन टेक्निकल पर्सन होता है, वो एक अलग प्रोस्पेक्टिव से देखता है। तो उस टाइम पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और थर्ड, विच इज़ इंटरव्यू लेने वाला। और कई बार तो इंटरव्यू आपका सिलेक्शन जब लास्ट प्रोसेस होता है ना, इंटरव्यूअर के मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से सारी चीज़ें कंफर्म करेंगे। बट सबसे पहले हम लोग जाते हैं जॉब पोर्टल वाले पॉइंट के ऊपर। मान लीजिए कि जस्ट 5 पोजीशंस हैं, अब एचआर कोई ढूंढ रहा है रिज्यूमे वहाँ पे, और वहाँ पे हज़ारों लोग हैं, उन्होंने सर्च करा कुछ भी, तो डेफिनेटली आपका कहीं रिज्यूमे होगा या तो कहीं टॉप पे आएगा या फिर काफ़ी नीचे आएगा। अगर आपका रिज्यूमे टॉप के ऊपर आ गया, उनकी स्किल सेट से मैच कर गया, तो आपके पास ईजिली कॉल आएगी और इतनी ज़्यादा कॉल आएंगी कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। बट बहुत बार ऐसा होता है कि आपका रिज्यूमे ऊपर नहीं आता, नीचे ही रहता है। आप बोलोगे कि यार नहीं सर, एक्चुअली हम तो जॉब अप्लाई करते हैं, रिज्यूमे एचआर क्यों सर्च करेंगे, हमें अप्लाई करना होता है। देखो ऐसा नहीं होता। फ्रेशर्स को बेसिकली चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती हैं। उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से अप्लाई करो कि आप इजीली इंटरव्यू के लिए कॉल्स गेट कर सकते हो। बट जब आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है या फिर जब भी एक कंपनी को अर्जेंटली रिक्वायरमेंट होती है हायरिंग की, तो वो लोग सर्च करते हैं और जो रिज्यूमे उनको ऊपर मिलते हैं उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं बेसिकली। अब ऐसा तो होता नहीं है कभी भी कि अब गूगल के ऊपर सर्च करते हो और 50वें पेज के ऊपर जाके सबसे लास्ट वाला रिजल्ट चेक करोगे, जो फर्स्ट वाले ऊपर रिजल्ट होंगे उन्हीं को आप लोग प्रेफरेंस देते हो। सेम चीज़ आपके रिज्यूमे के साथ भी होती है।
और ऑलमोस्ट हर एक जॉब पोर्टल के ऊपर सर्च करने का ऑप्शन होता ही होता है। सो किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? पहली चीज़, वहाँ पे कुछ कीवर्ड्स मैच होते हैं। मान लीजिए कि एक रिक्रूटर जो एचआर है वो जॉब के लिए देख रहा है कि मुझे नोड जेएस के बंदे चाहिए, तो जिनके प्रोफाइल के अंदर नोड जेएस कहीं ना कहीं मेंशन होगा तो ऑब्वियसली वो ऊपर आएंगे। अब काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन करती हैं। अब वो कई बार नोड जेएस के साथ में एक्सपीरियंस भी ऐड कर देते हैं, लोकेशन भी ऐड कर देते हैं। तो आपके रिज्यूमे के अंदर आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल और ऑब्वियसली आपकी लोकेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए, वो फिल्टर हो जाएंगी। ठीक है। और कुछ फिल्टर्स ऐसे होते हैं कि अगर आप नोड जेएस, मान लीजिए कि कुछ लोग लिखते हैं नोड स्पेस जेएस और कुछ लिखते हैं नोड डॉट जेएस, तो आपको नोड स्पेस डॉट जेएस लिखना होता है, बिकॉज जो एचआर होते हैं वो डॉट कभी भी कंसीडर नहीं करते। सेम रिएक्ट डॉट जेएस आपको नहीं लिखना, रिएक्ट स्पेस जेएस लिखना है। तो इस तरीके से कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपके रिज्यूमे में प्रॉपरली होने चाहिए। और अगर इनकी रिडंडेंसी एक से ज़्यादा है, मान लो कि आपने जो प्रोजेक्ट हैं उनके डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं रिएक्ट जेएस डाल रखा है, मान लो नोड जेएस डाल रखा है, जब नोड जेएस का एक रिज्यूमे कोई एचआर सर्च कर रहा है कि उसको रिज्यूमे चाहिए नोड जेएस के, आपने प्रोजेक्ट में भी 2-3 बार डाल रखा है, स्किल सेट के अंदर भी है, नोड जेएस डेवलपर भी आपने लिखा हुआ है कहीं हेडलाइन के अंदर, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका रिज्यूमे ऊपर आएगा। एक चीज़ और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप लोग अपने जॉब पोर्टल के ऊपर अपना इंटरव्यू अपडेट करते हो तो रिज्यूमे अपलोड करने के अलावा कुछ और भी चीज़ें डालते हो। आपकी हेडिंग डालते हो, आपकी प्रोफाइल, पोजीशन, स्किल सेट, ये सारी चीज़ें डालते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, स्किल सेट के अंदर डाल देते हैं जावास्क्रिप्ट डेवलपर। एक्चुअली जावास्क्रिप्ट डेवलपर एक स्किल सेट नहीं है, जावा एक स्किल सेट हो सकती है, जावास्क्रिप्ट डेवलपर एक पोजीशन हो सकती है। ठीक है। तो जब आप स्किल डालते हो तो ऐसे डेवलपर्स वगैरह कीवर्ड मत ऐड करो, बिकॉज हो सकता है जो एचआर है वो सर्च कर रहा हो स्किल्स के हिसाब से। अब स्किल्स के हिसाब से वो जावास्क्रिप्ट डेवलपर तो सर्च करेगा नहीं कभी भी, वो रिएक्ट जावास्क्रिप्ट सर्च करेगा, नोड जेएस डेवलपर सर्च नहीं करेगा, नोड जेएस सर्च करेगा। तो जब स्किल सेट आता है तो उसके अंदर से आप डेवलपर वाला कीवर्ड मत डालना। पोजीशन के अंदर, आपकी हेडिंग के अंदर वो वाली चीज़ें डाल सकते हो। ठीक है। तो और हाँ, जब भी आप ये चीज़ डालते हो तो हमेशा ध्यान रखो, जब स्किल सेट डालते हो तो जब आप रिएक्ट जेएस डालते हो, रिएक्ट जेएस, तो उसके साथ में आपको जावास्क्रिप्ट भी डालनी चाहिए। कुछ रेलिवेंट कीवर्ड भी डाल सकते हो, जैसे कि कई बार एचआर नॉन टेक्निकल बंदे होते हैं, उनको चीज़ें नहीं पता होती, तो वो जावा स्पेस स्क्रिप्ट सर्च कर लेते हैं। तो आप लोग 2 स्किल बना सकते हो बेसिकली, एक जावास्क्रिप्ट जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई स्पेस नहीं है, और एक जावा स्क्रिप्ट के बीच में स्पेस है। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हो, बिकॉज एचआर नॉन टेक्निकल बंदा होता है, उसको नहीं पता होता कि स्किल क्या होती हैं। अगर किसी को बोल दिया जाए एक जावा डेवलपर को कि एक एचआर को कि यूआई डेवलपर सर्च कर लो, तो वो यूआई डेवलपर जब सर्च करेगा तो एचटीएमएल और सीएसएस, जेक्वेरी, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर, ये चीज़ें सर्च नहीं करेगा, बस वो वहाँ पे यूआई डेवलपर सर्च कर देगा। ठीक है। तो आपकी पोजीशन के अंदर अगर आप यूआई डेवलपमेंट करते हो तो यूआई डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं आपके मेंशन होना चाहिए। ठीक है। और रिएक्ट डेवलपर, ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके रिज्यूमे के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर ये चीज़ें ऐड करके रखो, ताकि उनकी रैंकिंग ज़्यादा बढ़े और आपका रिज्यूमे है वो टॉप के ऊपर आए। ठीक है। कभी भी एक लोग वेबसाइट डेवलपर डाल देते हैं, वेबसाइट डेवलपर कभी मत डालो, वेब डेवलपर डालो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सेकंड चीज़, अपना रिज्यूमे जब आप कहीं naukri.com वगैरह या फिर किसी भी जो प्रोफाइल के पोर्टल के ऊपर डालते हो, तो ध्यान रखो कि अपना रिज्यूमे कंटिन्यूसली अपडेट करते रहो। होता क्या है, मान लीजिए कि आपने 3 महीने पहले रिज्यूमे अपडेट करा था, जो आपकी डिटेल्स हैं, मैं जस्ट रिज्यूमे की बात नहीं कर रहा, अदर डिटेल्स जो टाइटल, हेडिंग, पोजीशन, एक्सपीरियंस वगैरह वो सब मांगते हैं, तो उनको भी मैं कह रहा हूँ जल्दी से अपडेट कर दो, चाहे कुछ हटा के कुछ नया ऐड कर दो। इससे होता क्या है, जो पोर्टल है उसको ये चीज़ समझ में आती है कि ये बंदा अभी भी इंटरेस्टेड है जॉब लेने के लिए। कभी आपने देखा होगा कि अब आपने आज आपकी जॉब लग गई, 2-3 महीने पहले आपने रिज्यूमे अपडेट करा था, 1-2 महीना कॉल आती है और फिर बाद में 2-3 साल तक कॉल नहीं आती, बिकॉज आपने रिज्यूमे अपडेट नहीं करा उसके ऊपर। तो हमेशा ये भी चेक करा जाता है कि आपने अपडेट कब करी हैं चीज़ें। जो लेटेस्ट अपडेट करते हैं उनको प्रेफरेंस ज़्यादा जल्दी दी जाती है। ठीक है। तो आपको ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है। जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, हमेशा देखते हैं ना कि जो रिसेंट जॉब्स कौन सी आई हैं, तो उसी तरीके जो रिसेंट अपडेटेड रिज्यूमे होते हैं वो भी देखे जाते हैं। तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। जब भी एक एचआर आपका रिज्यूमे देखता है तो वो एक नॉन टेक्निकल पर्सन होता है, उसको ज़्यादा डिटेल समझ में नहीं आती कि आप लोग ने क्या लिखा हुआ है, बट कुछ चीज़ें उसको समझ में आती हैं। जैसे कि आपने अपने रिज्यूमे के अंदर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं कर रखी। रिज्यूमे के अंदर उसको स्किल सेट बताई जाती है कि आपको एक काम करना है, बिकॉज जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, जिस प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होती है तो डायरेक्टली बोल देता है
कि आप ऐसे रिज्यूमे देखो जिसके अंदर रिएक्ट, ऐसे कैंडिडेट देखो जिसको रिएक्ट जेएस, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS ऐसे कुछ चीज़ें आती हों, लेट्स सपोज, ठीक है। तो जो HR होगा वो रिज्यूमे के अंदर ढूंढेगा कि क्या इसने इन चीज़ों में काम कर रखा है, तो आपकी जो स्किल्स होती हैं वो डेफिनेटली एक या दो जगह पे मेंशन होनी चाहिए। एक तो अलग से सेक्शन बना लो, मैं आपको बताऊंगा रिज्यूमे से दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप स्किल का एक अलग से सेक्शन बना सकते हो। बाकी जब आप एक प्रोजेक्ट की डिटेल डालते हो तो वहाँ पे भी डाल सकते हो। अब आप अगर हो सकता है कि फ्रेशर हो तो उसके लिए मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, बट अभी के लिए स्किल्स वाली चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। तो स्किल्स इस तरीके से बनाओ। कई बार ऐसा बोला जाता है कि जिसने 3-4 प्रोजेक्ट पे काम करा हो तो आपको हमेशा अपने प्रोजेक्ट की डिटेल मेंशन करनी होती है। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट की वेबसाइट का लिंक उठा के डाल दो, वो कोई नहीं विजिट करने वाला, हमें नहीं पता, बिकॉज जब हम नहीं देखते कभी भी कि क्या उसने बनाया है, क्या उसने UI बनाया हुआ है एक वेबसाइट के ऊपर जाके। वो चीज़ें हम लोग देखते हैं कि ठीक है इसने 4 प्रोजेक्ट बना रखे हैं। जब हम लोग आपका रिज्यूमे लेते हैं और इंटरव्यू लेते हैं तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि आपने फेक डाले हुए कि एक्चुअल डाला हुआ है, ठीक है। सो आपको कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह नहीं करनी है। सेकंड चीज़, आपको रिज्यूमे के अंदर फोटोज़ वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है। ज़्यादा फैंसी रिज्यूमे नहीं बनाना है, सिंपल एंड सोबर रखना है। ये HR को हमेशा पसंद आती हैं चीज़ें। फोटो डाल दोगे कई स्टाइलिश, कुछ चश्मे वगैरह, गूगल्स वगैरह लगाए हुए, देखो हो सकता है आपकी फ़ोटो आपको पसंद हो, बट जब रिज्यूमे जाता है एक प्रोफेशनल कैरियर के अंदर आप जाते हो तो कोई नहीं चाहता कि कोई जज नहीं करता आपको आपकी फेस के हिसाब से कितने स्मार्ट दिखते हो या कि नहीं दिखते हो, आप गंदे दिखते हो कि नहीं दिखते हो। उनको स्किल सेट से, आपके एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज से मतलब होता है। तो फोटो कभी भी मैटर नहीं करती, उसको हटा दीजिए। कभी कभी तो इवन इरिटेशन हो जाती है कि यार ये क्या फोटोज ही लगा रखी है, ठीक है। सो वो हमेशा आप हटा के रखो, फोटोज वगैरह मत डालो। कई बार लोग क्या करते हैं, आइकन्स डाल देते हैं, हॉबीज़ के अंदर आइकन डाल दिया, फुटबॉल का, क्रिकेट का, ऐसे आइकन्स डाल दिए। वो आइकन्स वगैरह भी मत डालो। इवन जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है 3-4 साल का, तो आपको हॉबीज़ और ये जो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जो ट्रैवलिंग हो गया, डांसिंग हो गया, तो इनको डालने की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। तो इनको हमेशा के लिए अवॉइड ही करो। ऑलराइट, एक चीज़ अब आती है कि फ्रेशर्स के लिए क्या देखा जाता है। फ्रेशर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मार्क्स। आप बोलोगे यार नहीं, मार्क्स के हिसाब से तो हम लोग नहीं जज कर सकते कि किसको कितनी नॉलेज है। डेफिनेटली मैं भी चीज़ से एग्री नहीं करता, बट HR अपने दिमाग से सोचता है, उसको नहीं पता कि आपने रिज्यूमे में बाकी चीज़ें क्या लिख रखी हैं। अगर आपके रिज्यूमे के अंदर 90% लिख रखा है तो डेफिनेटली वो HR को एक बार इंटरेक्ट करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि अगर आपने 60 या 70% लिखे हैं तो आपको HR रिजेक्ट करेगा, नो, शायद ना करे, बट अगर आपने 90% मार्क्स हैं तो आपको डेफिनेटली कंसीडर करेगा, ठीक है। और एक चीज़ और, हमेशा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारी जगह के ऊपर, स्टेट्स के अंदर ऐसा होता है कि मार्क्स भी होते हैं और ग्रेड भी होते हैं। तो अगर आपके ग्रेड अच्छे हैं तो आप ग्रेड मेंशन करो, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप मार्क्स अच्छे मेंशन करो। मान लीजिए कि आपने पहले 10th करी, 12th करी, उसके बाद में डिप्लोमा करा, या फिर आपने डायरेक्ट BTech कर ली, या फिर आपने MTech कर ली। तो अगर आपके 10th के मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आप 10th के मार्क्स इंक्लूड मत करो। अगर आपके 12th के मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो उनको इंक्लूड मत करो। उनके ग्रेड इंक्लूड कर दो, अगर ग्रेड भी अच्छी नहीं तो इंक्लूड मत करो। जस्ट BTech के आप मार्क्स दिखा सकते हो, तो आप BTech के सेमेस्टर वाइज ही दिखा सकते हो, फिर ईयरली दिखा सकते हो, या फिर ग्रेड और वो दोनों चीज़ें दिखा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपके नेगेटिव पॉइंट होते हैं उनको आप एलिमिनेट करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आपकी कभी बैक आई है तो लेट्स से ये रीअपीयर आ गया, कभी एग्जाम के अंदर फेल हो गए, तो वो कभी भी मेंशन मत करो ऐसी चीज़ों को, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग सोचें कि यार हम लोग ऑनेस्ट बन रहे हैं तो हमें कंसीडर करा जाएगा। ऐसे ऑनेस्ट बनने वाले काफ़ी लोग आते हैं, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि झूठ बोलो, बट जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं हमेशा उनको एलिमिनेट करो अपने रिज्यूमे से। थर्ड वन, जब वो HR एक रिज्यूमे को सिलेक्ट कर लेता है तो बाद में टेक्निकल पर्सन के पास जाते हैं इंटरव्यूज़ के लिए। जब आप फ्रेशर होते हो तो हमें ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, हमें नहीं चाहिए होता कि आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम करा हुआ हो, आपको बहुत सारी स्किल्स की नॉलेज हो और आपको बड़ी बड़ी चीज़ें पता हो प्रोग्रामिंग के अंदर, जिन्हें हम लोग आपसे बेसिक चीज़ें डिमांड करते हैं। अगर आपने रिज्यूमे के अंदर पहले ही भर के लिख दिया कि आपको पाइथन भी आती है, Node.js भी आती है, जावास्क्रिप्ट भी आती है, और आप मतलब बिल्कुल पूछो मत एक टॉप प्लेयर हो प्रोग्रामिंग के, तो हम लोग उस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने बेसिक चीज़ें लिखी हैं कि ठीक है आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, C या C++ या जावा, और बाकी आपको एक DB आता है, कुछ बेसिक चीज़ें आती हैं, तो हम लोग उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब एक लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है कि यार देखो मुझे 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है, एक Node.js की और एक मान लीजिए PHP की, बट मुझे PHP की बेसिक नॉलेज है और Node.js की एडवांस में है, तो मैं किस तरीके से मेंशन करूं? आप हमेशा 2 सेक्शन बना के चलिए अपनी स्किल के अंदर, एक नॉर्मल स्किल्स लिखो, एक बेसिक नॉलेज लिख के रखो, क्योंकि जब हम लोग 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हैं ना तो हम लोग दोनों में से क्वेश्चन पूछते हैं, और आपकी एक तो स्ट्रॉन्ग है बट दूसरी आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है,
तो इसीलिए अगर आप बेसिक लिख दोगे पहले ही तो हम लोग समझ जाएंगे कि ठीक है ये भी पढ़ रहा है या फिर उसके ऊपर बेसिक चीज़ें गेट करने की कोशिश कर रहा है। तो हमेशा जिसकी नॉलेज आपको अच्छी नहीं है या तो उसको हटाओ या फिर उसको बेसिक्स के अंदर डालो, ठीक है। और एक चीज़ और, जब भी कोई टेक्निकल पर्सन आपका रिज्यूमे लेता है तो वो रिज्यूमे के अंदर हमेशा ये दिखता है कि क्या इसने सही चीज़ें लिखी हैं। मान लीजिए कि आपने उसको रिएक्ट जेएस डेवलपर हायर करना है और आपकी स्किल सेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस लाइन के ऊपर, रिएक्ट जेएस डेवलपर हायर करना है और आपने लिखा हुआ है HTML डेवलपर, CSS, एंगुलर और बाद में आपने रिएक्ट जेएस डेवलपर डाला हुआ है। तो हमारे दिमाग में क्या जाता है कि आपको HTML CSS बहुत अच्छे से आते हैं, एंगुलर आपको ठीक ठाक आता है और रिएक्ट जेएस आपने सबसे लास्ट में लिखा है तो आपको सबसे कम नॉलेज है रिएक्ट जेएस की। तो इसीलिए हमेशा जिसके ऊपर, जिस लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क या लैंग्वेज के ऊपर आपकी अच्छी कमांड है उसको पहले लिखो। और अगर आपको ये चीज़ पता है कि आपका इंटरव्यू किसके रिगार्डिंग हो रहा है, कि एंगुलर पे हो रहा है, रिएक्ट जेएस पे हो रहा है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा स्किल सेट को आगे पीछे कर लो और थोड़ा सा रिज्यूमे मॉडिफाई कर लो ताकि वो दिखने में अच्छे लगे, ठीक है। ऑल राइट, जब आप फ्रेशर होते हो तो ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके वीकनेस स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, बिकॉज हमारे पास फ्रेशर के लेवल पे कुछ लिखने को ज़्यादा नहीं होता तो हम ज़्यादा लिख देते हैं वो चीज़ें। आपको अगर फोटोशॉप वगैरह बेसिक चीज़ें आती हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आप ऐड कर सकते हो, बट ये थोड़ा अवॉइड करो। हम लोग कह सकते हैं कि फुटबॉल मैच में वी गॉट फर्स्ट प्राइज़, तो जस्ट लिखो वी गॉट प्राइज़, नेवर शो की फर्स्ट प्राइज़। ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है कि खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करो, तो जस्ट प्राइज़ लिख दो वो भी चलेगा, फिर पार्टिसिपेशन लिख दो वो भी चलेगा, ठीक है। अदरवाइज हम लोगों को ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता कि आप लोगों ने कहाँ पे क्या प्राइज़ जीता क्या नहीं जीता, बिकॉज हमें जिस प्रोफाइल के लिए हायर कर रहे हैं फ्रेशर हो तो बेसिक नॉलेज होगी तो अच्छा है, और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको अच्छी नॉलेज है तो वो ठीक है हमारे लिए। ऑल राइट, सो ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। और जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। टाइपो हमेशा हटा दो, टाइपो का मतलब है स्पेलिंग मिस्टेक्स कभी मत करो। अगर आप लोग रिज्यूमे के अंदर ही जो आपका, मैं बोलता हूँ कि आपके पर्सनैलिटी को, आपके नॉलेज को, आपकी स्किल सेट को प्रेजेंट करता है, अगर आप उसी के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हो, उसी के अंदर आप प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे हो, उसके अंदर ही आपके अंदर काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो रखी हैं, तो आप क्या ही चीज़ें मैनेज करोगे। तो ये चीज़ हमेशा मैटर करती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और सेकंड चीज़, जब आप समरी डालते हो तो मान लीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो जो समरी होती है ना वो सॉफ्टवेयर डेवलपर से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा कभी मत करो कि जो आप, बिकॉज प्रोफाइल समरी बहुत लोग पढ़ते नहीं है इसलिए कुछ भी डाल देते हैं, मैं भी नहीं पढ़ता मुझे पता है, बट स्टिल कभी कोई देख ही ले। तो इसके लिए हमेशा जो आपकी प्रोफाइल समरी होती है वो आपकी जॉब से रिलेटेड होनी चाहिए, आपके करियर, आपके प्रोफाइल, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। मान लीजिए मैं भी फ्रेशर रिज्यूमे के लिए रिज्यूमे देने आया और मैंने मैनेजमेंट तक की मैंने उसके अंदर समरी डाल दी कि मैं मैनेजमेंट में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो उसका मैं सीरियसली बताऊँ कोई सिर पैर नहीं होता, वो जस्ट कहीं से कॉपी पेस्टेड होती हैं। इवन कई बार कुछ लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि समरी के अंदर बोल देते हैं कि आई लव माई कंट्री, इवन एक रिज्यूमे के अंदर मैंने देख लिया था। सो पता नहीं वो क्या माइंड सेट लेके आया था, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमेशा समरी आपके प्रोफाइल, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड ही होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप समरी के अंदर डाल दो कि फ्रेशर हूँ मैं, बट आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में डालो। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अपने करियर के बारे में आप क्या कर सकते हो उस चीज़ के बारे में डालो। मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स चीज़ें, और किससे प्यार करते हो किससे नहीं करते हो, क्या पसंद है आपको क्या पसंद नहीं है, वो चीज़ें आप समरी में मत डालो, दैट्स इट। और उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और एक पॉइंट इसके अंदर ये था कि जी हाँ, आपको अपना कॉन्टैक्ट कहाँ पे मेंशन करना चाहिए और आपकी लोकेशन कहाँ मेंशन करनी चाहिए। कॉन्टैक्ट और लोकेशन हमेशा ऐसी जगह पे लिखो, चांसेस है कि आप ऊपर के आधे पेज में ही कहीं ना कहीं मेंशन कर दो ताकि वो क्लियर दिखे और हमें पता चल जाए कि आपका कॉन्टैक्ट क्या। कई बार क्या होता है कि HR होता है ना, वो फटाफट से नंबर ढूंढता है कि मैं इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए कॉल या फिर ईमेल करूँ मैं, ठीक है। बट आपका अगर उसको फ़ोन नंबर मिला ही नहीं, ईमेल उसको कहीं ना कहीं नीचे पड़ा हुआ है, फिर इतना कॉम्प्लेक्स ईमेल है कि उसको देख देख के टाइप करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं या तो स्पेल मिस्टेक हो जाएगी तो आपके पास वहाँ पे एग्जैक्ट कॉल आ नहीं पाएगी, या फिर इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नाम देख के बोल देते हैं छोड़ो यार नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं। तो ईमेल एड्रेस भी आपका सिंपल होना चाहिए और क्लियरली विजिबल होना चाहिए जहाँ भी आपने लिखा हुआ है, ठीक है। और सेकंड चीज़, आपका एड्रेस, जो आपका करंट एड्रेस है ना, हमेशा वो मेंशन करना। कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अभी के लिए मान लीजिए कि मैं नोएडा लोकेशन के लिए मेरी कंपनी के अंदर हायरिंग कर रहा हूँ।
आपने रिज्यूमे के अंदर लिखा हुआ हैदराबाद, तो हो सकता है कि जो इंटरव्यू ले रहा है एचआर है, उनके दिमाग में ये चीज़ जाए कि यार ये तो अभी हैदराबाद बैठा है, तो हैदराबाद से यहाँ पे रिलोकेट कैसे करेगा ये बंदा, तो इनको हटाओ, भी नोएडा वाले बंदे ही देखो जो इंटरव्यू देने ईजिली आ पाए। तो या तो अगर आप ऐसी जगह पे हो कि काफ़ी दूर हो, मान लीजिए आप हैदराबाद हो और हैदराबाद से आप नोएडा के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे मेंशन करो कि आई एम ओके टू रीएलोकेट, यानी कि मैं दूसरी जगह पे जॉब करने के लिए ओके हूँ, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। और अगर आप जो कई बार परमानेंट एड्रेस लिख देते हैं, जैसे कि हम लोग अभी नोएडा के अंदर हैं बट हमारा एड्रेस पंजाब का होता है या फिर साउथ इंडिया का होता है, तो हमारे वही एचआर को गलत इंटेंशन जाती है कि उनको लगता है कि वो लोग इतनी दूर से रिलोकेट कैसे करेंगे। तो हमेशा जो आपकी करंट लोकेशन होती है वही आप मेंशन करके चलो। एक्सपीरियंस हमेशा मेंशन करो, बिकॉज एक्सपीरियंस के बेस पे, और इवन क्लियर विजिबल होना चाहिए एक्सपीरियंस भी, एक्सपीरियंस, स्किल, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें हमेशा क्लियर विजिबल होनी चाहिए। कई बार रिज्यूमे को ऐसा होता है कि हमें 5 साल से ज़्यादा या फिर 2 साल के या फिर फ्रेशर्स ही हायर करने हैं, तो रिएक्ट जेएस, नोड जेएस हर वो रिज्यूमे देख लेंगे, बट उनको ये नहीं मिल रहा कि इसको कितना एक्सपीरियंस है, तो वो उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। उनको पता नहीं चल रहा कि आप 2 साल वाले हो, 3 साल वाले हो, 5 साल वाले हो, तो हमेशा आपका एक्सपीरियंस है वो भी क्लियरली विजिबल होना चाहिए। सो ये पॉइंट से अब हम लोग कुछ ऐसे, मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ जो अगर आप लोग बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से क्या चीज़ें हैं जो आपको हटा देनी चाहिए और कौन से रिज्यूमे के बेहतर तरीके हैं। 3 रिज्यूमे दिखाऊंगा। एक रिज्यूमे ऐसा है कि जो आपको कम्प्लीटली नेगलेक्ट करना है कि ये चीज़ें, मोस्टली चीज़ें हटानी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा अगर आप ऐसा रिज्यूमे बनाओगे तो आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा, बट स्टिल इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, मेरे हिसाब से कुछ मिस्टेक्स हैं, इनको हम हटा सकते हैं। फ्रेशर के लिए और एक्सपीरियंस के लिए आपको रिज्यूमे दिखाता हूँ अभी। सो यहाँ पे मेरे पास 3 सैंपल है, आप देख सकते हो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इनमें एक फ्रेशर के लिए है अलग से, और एक जो मुझे काफ़ी बेटर लगा रिज्यूमे, उसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा, और एक ऐसा रिज्यूमे है जहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। ठीक है, मैं ये कहीं से भी नहीं कह रहा कि ये परफेक्ट रिज्यूमे है। अगर आप लोग ये रिज्यूमे लेके जाओगे तो 100% आपकी जॉब लग जाएगी। आपकी जॉब और सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, आपकी स्किल सेट, नॉलेज, एक्सपीरियंस, कितना आप उनसे सैलरी डिमांड कर रहे हो, क्या उनकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, इन पे डिपेंड करता है। बट एक बेटर रिज्यूमे हमेशा अच्छा रहता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो इसके अंदर रिज्यूमे मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी। देखो, आप यहाँ पे एक क्वेश्चन कर सकते हो कि ये तो थोड़ा कलरफुल रिज्यूमे है, कलरफुल रिज्यूमे तो अच्छे नहीं माने जाते। डेफिनेटली कलरफुल रिज्यूमे अच्छे नहीं माने जाते, बट जब आप हार्ड कॉपी देते हो तब। अगर आप लोग सॉफ्ट कॉपी दे रहे हो और उसके अंदर एक प्रोफेशनल कलर है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ब्लू कलर हमेशा प्रोफेशन की निशानी होता है, साइन ऑफ प्रोफेशन होता है, तो ब्लू कलर आप डाल सकते हो। यहाँ पे अगर रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर होता तो डेफिनेटली वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता और वो हमें अवॉइड भी करना चाहिए। इवन अगर आप लोग कलर ना डालो तो भी अच्छा है, अगर डाल रहे हो तो ब्लू और ब्लैक डाल सकते हो, काफ़ी प्रोफेशनल लगता है ये। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हर जगह भी भर दो। इन्होंने देखो हेडिंग, इन्होंने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को मैनेज करा हुआ है। जो जस्ट हेडिंग है उन्हीं को इसने ब्लू कलर के अंदर लिया हुआ है। ठीक है, सो और क्या क्या इसमें सही चीज़ें हैं। पहली बात, यहाँ पे हमारा एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल काफ़ी क्लियरली मेंशन है। सेकंड चीज़, हमें डायरेक्टली दिख रही है हमारी स्किल्स क्या है, तो उन्होंने एक अलग से सेक्शन बना दिया है ताकि हमें यहाँ पे घुसना ना पड़े, देखना पड़े कि हमारी क्या क्या स्किल्स हैं और हमारा एड्रेस वगैरह क्या है। तो इसके अंदर ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े एचआर को या फिर जो भी इंटरव्यू ले रहा है रिक्रूटर को, तो डायरेक्टली डिटेल्स यहाँ से देख सकता है और फटाफट से आपको जज कर सकता है। और जब आपका रिज्यूमे सिंपल दिखता है, सोबर दिखता है ना, तो सब देख के इसको खुश होते हैं कि यार बड़ा सही है, बट ठीक है, हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ रही, और इसको कॉल कर देते हैं। जब चीज़ें उनको ढूंढनी पड़ रही हैं कि यार लास्ट के अंदर जाके कहीं कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल कहाँ है, कुछ मुश्किल सा ईमेल है, देखो काफ़ी इजी ईमेल लिखा हुआ है यहाँ पे, एग्जाम्पल काफ़ी इजी है। ठीक है, तो कुछ मुश्किल सा ईमेल है तो थोड़ा सा वो होता है, एंग्जाइटी सी हो जाती है कि नहीं यार छोड़ो, कुछ और एम्प्लॉय को देखते हैं। ठीक है, चांसेस होते हैं, ऐसा हर बार नहीं होता। प्रोफाइल देखो कितना सही मेंशन करा है इन्होंने। प्रोफाइल के अंदर आप देख सकते हो, आप लोग ग्रेजुएट है ये मेंशन कर दिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये मेंशन कर दिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है, टेस्टिंग डिबगिंग के अंदर इसको इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें मेंशन कर दी। क्विक लर्नर है, मास्टर इन न्यू टेक्नोलॉजी, ये सारी सारी चीजें मेंशन कर दी। अगर यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट का या फिर आप कह सकते हो कि बहुत बड़े बड़े गोल लिखे होते तो एक सही इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हो सकता है किसी किसी को अच्छा लग जाए, बट यहाँ पे हमेशा प्रोफाइल की समरी आपके प्रोफेशन, आपके प्रोफाइल से रिलेट करनी चाहिए, जो कि कर रही है। एजुकेशन देखो, यहाँ पे एजुकेशन के अंदर इन्होंने ईयर ज़्यादा मैटर नहीं करता, इन्होंने डिम कर दिया। क्या इनकी एजुकेशन है, इन्होंने बोल्ड में कर दी है, और बाद में इन्होंने एजुकेशन करी है यहाँ पे थोड़ी सी नॉर्मल कैरेक्टर्स के अंदर रखी है। प्रोजेक्ट यहाँ पे डिटेल्स हैं, थोड़ी सी कह सकते हो कि नॉर्मल कैरेक्टर्स के अंदर है, बट जो हेडलाइन है काफ़ी अच्छी इन्होंने बोल्ड के अंदर लिख दी है।
टाइम मेंशन नहीं कर रहा, इसलिए इनको टाइम को भी डिम कर दिया। इस तरीके से देखो ये काफी बन गया। चाहो तो इसमें एक दो मॉडिफिकेशन और भी हो सकते हैं, बिकॉज रिज्यूमे ऐसा नहीं है कि एक ही रिज्यूमे का तरीका हमेशा परफेक्ट होगा, बस वही बेस्ट है। चाहो तो आप लोग जब एक्सपीरियंस वाले पर्सन हो तो आपका एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट वो ऊपर मेंशन कर सकते हो, एजुकेशन को आप नीचे लेके जा सकते हो, ठीक है। अगर आपके एग्जाम्स के अंदर मार्क्स वगैरह अच्छे नहीं है, अगर आपके एग्जाम के अंदर मार्क्स 85, 80, 90% तो डेफिनेटली आप उसको ऊपर मेंशन करो, आपका प्लस पॉइंट है। अब बात आती है हमें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। देखो यहाँ पे एक रिज्यूमे देखिए, ये भी एक डमी रिज्यूमे है, मुझे जस्ट इंटरनेट से मिला, मैंने कुछ देखा कि कौन से रिज्यूमे हैं, मुझे इसमें काफी चीजें अच्छी नहीं लगी। यहाँ पे डिटेल्स कम है और मैं कह रहा हूँ फैंसी चीजें ज्यादा है। इतना बड़ा नाम, ठीक है, ये अकाउंट के लिए रिज्यूमे है, बट हम लोग किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए नहीं देख रहे। हम लोग, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, रिएक्ट डेवलपर हो, फ्रंट एंड डेवलपर हो, किसी के अंदर भी हो, तो इतना बड़ा नाम देने की जरूरत नहीं है। ना ही इतना ज्यादा कलर, देखो यहाँ पे कलर भी आपको काफी सारे मेंशंस दिख जाएंगे। ब्लैक दिख जाएगा ऑब्वियसली फॉन्ट के अंदर, व्हाइट दिख जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो शेड भी है कलर में, ठीक है। और यहाँ पे ब्लू है, और ब्लू डार्क ब्लू भी है, लाइट ब्लू भी है, यहाँ पे आइकन्स वगैरह भी लगा रखे हैं। इन आइकन्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि एड्रेस हमें ऊपर दिखानी चाहिए, बट इस तरीके से नहीं कि हमें आइकन्स वगैरह लगा दे, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ईमेल लिखने की जरूरत थोड़ी है, हमें पता है कि ईमेल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फोटो की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। आधा पार्ट तो ये ऑलरेडी रिज्यूमे खा चुका है, तो इसकी में जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे स्किल देखो, स्किल आपकी एक एक वर्ड के अंदर हो तो ज्यादा अच्छी होती है। यहाँ पे स्किल के अंदर लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर मल्टीपल लैंग्वेज, फिर इंटरपर्सनल और फिर बिजनेस स्किल्स डाल रखी हैं। तो सिंपल रखो जैसा कि यहाँ पे रखी हुई है। मुझे नहीं पता कि अकाउंटेंट की क्या क्या स्किल्स होती हैं, बट अगर एक एक वर्ड में होंगी तो काफी सही रहेगा, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने देखो ये चीज जो इन्होंने प्रेजेंट वर्क एक्सपीरियंस डाला हुआ है, ठीक है, अंडरलाइन करा, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डाला, फिर से लाइन मारी है, यहाँ पे बोल्ड के लिए पॉइंट्स लगाए हैं, तो ये ज़्यादा चीज़ें फैंसी बना देती है। अगर मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि डिजाइनर के लिए होता तो शायद थोड़ा बहुत ही फिट बैठता, बट एक डेवलपर के लिए, एक नॉर्मल प्रोफेशनल रिज्यूमे के लिए ये कहीं से फिट नहीं बैठता, अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं कि जो बिल्कुल भी चीजें नहीं होनी चाहिए, आइकन्स, इतना बड़ा नाम और बहुत सारे कलर्स, दो ब्लू कलर है और ये है, और फोटो, ये चीजें आप कंप्लीटली रिमूव कर दो, ठीक है। ऑल राइट, सो ये इसके अंदर वर्क एक्सपीरियंस था और प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ मेंशन था। अब बात करते हैं फ्रेशर के लिए, बिकॉज फ्रेशर के पास स्किल्स वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं होती। हमेशा सिंपल रखो, ये एक बेस्ट रिज्यूमे है। चाहो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा इसको डार्क वगैरह कर सकते हो, बट आपको अगर मैं एक बेसिक फॉर्मेट बताऊं तो आपके ऊपर डिटेल्स रखो, करंट एड्रेस रखो, फोन नंबर, और ये देखो ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोला था करंट एड्रेस के लिए, और इस रिज्यूमे के अंदर आप देख सकते हो ऑब्वियसली करंट एड्रेस मेंशन है यहाँ पे, करंट कि मैं मेरी करंट लोकेशन ये है, ठीक है। प्रोफाइल समरी भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर डेवलपमेंट स्किल, वेब मिल जाएगा, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सो ऐसी चीज़ें हैं। और जब भी एक चीज़ हो रहा है, जब भी आप रिज्यूमे कहीं भी अपलोड भी करते हो ना, तो ये चीज़ें आपके कीवर्ड्स होने चाहिए ताकि आपका कीवर्ड ऊपर भी जाए। जैसे कि मैं आप बता देता हूँ, वेब डेवलपमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, लर्निंग, ये हमेशा सेल्फ एस्टिमेटेड, इंजीनियर, फ्रेशर, ये सारी की सारी चीज़ें कंटेंट कीवर्ड क्रिएट करती हैं जब भी आप लोगों का कोई भी रिज्यूमे सर्च करता है जॉब पोर्टल के अंदर। आफ्टर दैट यहाँ पे एजुकेशन मेंशन है, यहाँ पे देखो एजुकेशन सबसे पहले बीटेक मेंशन करी, उसके बाद में इसने 10th 12th और यहाँ पे 10th, फिर 12th और फिर 10th। तो हमेशा इसी तरीके से करो, पहले बीटेक की, फिर 10th, फिर 12th की, फिर 10th की। अगर आपके ग्रेड अच्छे हैं तो आप ग्रेड मेंशन करो, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो परसेंटेज मेंशन करो। टेक्निकल स्किल्स आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि यार मुझे इतनी सारी चीज़ें आती तो नहीं है, मुझे बस एक ही लैंग्वेज आती है, तो एक ही मेंशन करो। और यहाँ पे लिख सकते हो अगर आपको C++ बेसिक आता है तो उसको ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ये मुझे बेसिक आती है। उसके बाद में आप लोग अपने मेजर प्रोजेक्ट्स वगैरह, सर्टिफिकेशंस वगैरह, स्ट्रेंथ वगैरह डाल सकते हो, लैंग्वेज वगैरह लास्ट में डाल सकते हो, बर्थडे डेट है, इनकी इंपॉर्टेंस कम होती है तो जो जिन चीज़ों की इंपॉर्टेंस कम होती है वो हमेशा लास्ट में रखो, जिनकी इंपॉर्टेंस हाई होती है हमेशा वो ऊपर रखो। तो ये 3 एग्जाम्पल थे, आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपके पास स्टिल आपको लगता है कि स्किल्स है आपके पास रिज्यूमे के अंदर, फ्रेशर हो, तो आप यहाँ पे एक अलग से सेक्शन बना लो यहाँ पे, और वहाँ पे आप लोग अपने स्किल्स डाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, एक चीज़ और जो कि रियली इंपॉर्टेंट है, कि किस टाइम पे हम लोग जॉब अप्लाई करें कि हमें जॉब इजीली कॉल्स आ जाएं, जॉब से रिलेटेड जॉब इजीली कॉल या फिर ईमेल्स आ जाएं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि फ्राइडे को या फिर संडे को ईमेल्स अप्लाई करते हैं, तो आप वैसा मत करो। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने सैटरडे को जॉब अप्लाई कर दी,
उसके बाद में 100 लोगों ने और जॉब अप्लाई कर दी, तो क्या जिसने पहले जॉब अप्लाई करी है उसका रिज्यूमे ऊपर जाएगा? जी नहीं। जो टाइम होता है ना, जब आपकी मेल आती हैं, जो आपकी बाद में मेल आती हैं वो हमेशा ऊपर रहती हैं, राइट? इसी तरीके से जब भी आप अप्लाई करते हो तो आपकी मेल जाती है एचआर के पास, जो ऊपर की मेल होती है उन्हीं के ऊपर पहले कॉल जाती है। मान लीजिए कि आपने सैटरडे को अप्लाई करा, उसके बाद में 150 लोगों ने मंडे तक और अप्लाई कर दिया, तो आपसे पहले 150 लोगों का प्रोफाइल चेक होगा, बाद में आपकी बारी आएगी। तो हमेशा जब अप्लाई करते हो तो कोशिश करो कि डे टाइम के अंदर आप लोग 9, 10, 11 बजे इस टाइम पे हमेशा अप्लाई करो, ठीक है? ये बेस्ट टाइम होता है। और कभी भी ऐसा मत करो कि ठीक है मंडे को मेरे पास कॉल आ जाएंगे और मैं फ्राइडे से जॉब अप्लाई करना शुरू कर देता हूँ, जी नहीं। तो जब आप जॉब अप्लाई करते हो फ्राइडे को, तो अगर कोई सैटरडे संडे का इंटरव्यू शेड्यूल है तो आपके पास आ जाएगा, बट अगर वो मंडे ट्यूसडे का इंटरव्यू शेड्यूल होता है तो आपको उस दिन के अंदर मॉर्निंग के अंदर ही बेसिकली अप्लाई करना चाहिए। सैटरडे संडे फ्राइडे को मत करो, ठीक है? एक चीज और, जब आप अप्लाई करते हो और वहां पे अगर आपको नंबर मिल जाता है, उस नंबर के अंदर ये लिखा होता है कि यू कैन कॉन्टैक्ट मी, तो आप उनसे डायरेक्ट कॉल कर भी सकते हो। इवन फ्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस बेसिकली इतना कॉल नहीं करते हैं, बट जो फ्रेशर्स होते हैं ना, हमेशा ध्यान रखो कि अगर किसी के अंदर नंबर मेंशन है और आप फ्रेशर हो तो डायरेक्टली कॉल करो कि मैं फ्रेशर हूं, मैं जा सकता हूं क्या। इंडिया के अंदर ऐसा इजीली चल जाता है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।